महिलाएं चूड़ियाँ ज़रूर पहनती हैं, लेकिन उनकी कलाई भी कोई कोमल नहीं होती, उनकी कलाई में बहुत शक्ति होती है। लेकिन फिर भी मैं हमेशा कहूँगी, मैं उस कार्यकर्ता सम्मेलन में भी अपने समर्थकों को कह रही थी कि मैं आज भी कहती हूँ और हमेशा कहती रहूँगी कि लाठी कमज़ोर व्यक्ति उठाते हैं, शब्दों में ताकत होनी चाहिए और जिनके शब्दों में ताकत होती है उनको कभी हार नहीं। गायघाट विधानसभा के हर घर में मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे चाचा चाची रहते हैं। हम दिल से मानते हैं, हम मानते हैं कि हर घर में मेरा परिवार है। इसीलिए जब मैं उनके बीच जाती हूँ और कभी कोई हादसा हो जाता है या कोई पीड़ित रहते हैं, और जब वहाँ की महिलाओं से या परिवार से मिलती हूँ, तो जब वो भावुक होते हैं तो मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं उनके दर्द को महसूस कर पाती हूँ। नमस्कार, मैं निशा श्री आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं फर्स्ट लुक बिहार में, जहां हम देखते हैं खबरें जो जानना ज़रूरी है। और आज मैं आपको जिन शख्सियत से मिलाने जा रही हूं, उनसे मिलने के लिए मैं बहुत ज़्यादा आतुर थी, क्योंकि एक पत्रकार से ज़्यादा एक स्त्रीत्व, जिसको कि फेमिनिज़्म हम कहते हैं अंग्रेज़ी भाषा में, हमारी बोलचाल की भाषा में, वो ज़्यादा हिलकोरे मार रहा था। लेकिन मैं प्रयास करूँगी कि अपने इस साक्षात्कार के दौरान मैं अपने पत्रकारिता वाली जो पहलू है उसको ही ऊपर रखूँ, इसलिए क्योंकि इनके ऊपर जब सवाल उठते हैं तो एक स्त्री का मन पहले विद्वलित होता है और बाद में जो सवाल उठते हैं उसके जवाब के लिए एक पत्रकार का मन विचलित होता है। तो इन दोनों पहलुओं को क्लियर करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं कोमल सिंह, जो कि गायघाट से संभावित प्रत्याशी हैं एनडीए की। कोमल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से सबसे पहले मैं गायघाट वासियों को ही नहीं, पूरे प्रदेश को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी। कोमल, आप अभी गायघाट से में कुछ ही दिन पहले गायघाट में इतना बवाल हुआ कि कोमल सिंह का नाम पहले से भी बहुत सारे लोग जानते थे, लेकिन ये गायघाट में जो लोगों ने आपका रूप देखा, वो चाहे मंच पर हो, जब आप लोगों का आह्वान कर रही थी, तो जो आपका बॉडी लैंग्वेज था, और उसके बाद जो बवाल मचा वहाँ पर, उसके बाद जो लोगों ने तस्वीर देखी, उसमें लोगों के आपको नाम को लेके एक जक्स्टापोजिशन जो आता है वो खड़ा हुआ कि कोमल नाम है लेकिन सिंह की गर्जना बिल्कुल आपके अंदर है। इसके ऊपर क्या कहेंगे? देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरी सबसे बड़ी ताकत, जैसे मेरी शिक्षा दीक्षा मुझे यही चीज़ सिखाती है कि एक व्यक्ति की सबसे बड़ी ताकत शब्दों में होनी चाहिए, उनके बोल में होनी चाहिए। लाठी कमज़ोर उठाते हैं, तो मुझे अपने शब्दों पे और अपने शिक्षा पे पूरा कॉन्फिडेंस था, और उसी कॉन्फिडेंस में मैंने अपने शब्दों से, अपनी वाणी से ही कमज़ोर व्यक्तियों को के लाठियों का जवाब देने का काम किया उस दिन। बड़ी बखूबी से आपके बोली के तो काफ़ी आपके फैंस हैं, और वो फ़ैन फॉलोइंग हम आपके सोशल मीडिया के माध्यम से देखते रहते हैं आपका। लेकिन आपसे एक सवाल मैं ये जानना चाहूँगी कि ये जो सम्मेलन होना था, इसके पहले भी आपके कुछ इंटरव्यूज़ थे जिसमें कि ये कहा गया था कि महिला कार्यकर्ताओं को इसमें शामिल नहीं होना है, और फिर इसका आपने विरोध भी किया था उस इंटरव्यू के माध्यम से। इसके पीछे क्या कहानी चल रही थी? देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ कि महिला कोमल ज़रूर होती है, लेकिन महिलाएं कमज़ोर नहीं होती हैं। जो एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन था, ये हम सभी जानते हैं कि पूरे बिहार में विधानसभा वाइज ये कार्यकर्ता सम्मेलन किया जा रहा है, और ये कार्यकर्ता सम्मेलन इस सोच के साथ किया जा रहा था कि हम एनडीए के जितने भी घटक दल है, पांचों दल एक मुट्ठी का प्रमाण देंगे और ये मैसेज देंगे बिहार में कि एनडीए एकजुट है और एकजुटता के साथ ये चुनाव लड़ने जा रही है, और पुनः बिहार में मजबूती से एनडीए सरकार बनाएंगे, और हमारे चीफ मिनिस्टर, हमारे मुख्यमंत्री पुनः नीतीश कुमार जी बनने जा रहे हैं। वो जनता थे, तो इसीलिए अगर किसी भी तरीके का अगर मारपीट या दंगा फसाद होता तो उससे क्षति वहाँ की जनता को पड़ती, चोट जनता को लगती। इसीलिए मैं इस चीज़ का घोर विरोध कर रही थी, और मैंने ये माना कि महिला कोमल होती है, कमज़ोर नहीं। इसलिए महिलाओं को एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में एक मजबूती से भागीदारी देनी चाहिए, महिलाओं को आना चाहिए, क्योंकि हमारे एनडीए सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बहुत कार्य किया है। चाहे आप आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बात कर लीजिए, चाहे आदरणीय मुख्यमंत्री जी की बात कर लीजिए, या चिराग भैया की बात करिए, ये सभी लोग, इन्होंने महिलाओं सशक्तिकरण के लिए आवाज़ उठाया, महिला को सशक्त बनाया। आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ
आपसे मैं पूछती हूँ, इतना ही नहीं, आज जो महिलाएं अपने घर से बाहर सम्मान से, घर से बाहर सुरक्षित महसूस करके निकल पाती हैं, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है, ये सब कुछ एनडीए सरकार की देन है। और जो एनडीए सरकार महिलाओं को आवाज़ दे रहा है बोलने के लिए, महिलाओं को सशक्त कर रहा है, उनके कार्यकर्ता सम्मेलन में महिलाएं क्यों ना आए, क्यों नहीं उनके बातों को सुने? क्योंकि उससे अगर उनकी बातों को, उनके पहलू को रखेंगे तो महिलाओं को और उस चीज़ों का प्रोत्साहन मिलेगा और उनको जानकारी मिलेगी। तो मेरा मानना था एनडीए कार्यकर्ताओं में महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा होनी चाहिए थी, इसीलिए मैंने महिलाओं को बुलाया और लगभग 15,000 से ज़्यादा तो महिलाएं थी, 10,000 से ज़्यादा तो पुरुष लोग थे। हमको लगता है कि 25,000 समर्थक मेरे आए, उसमें 15,000 महिलाएं आई थी उस कार्यक्रम में। ये हमने देखा वहाँ पर। और जब आप एनडीए और ये पूरा महिला सशक्तिकरण की बात कर रही थी तो मेरे दिमाग में एक और सवाल आया था कि अभी हाल ही में स्मृति ईरानी, जो कि एनडीए से ही लोकसभा की सदस्य रह चुकी हैं, उनका कहना था कि उनके ऊपर एरोगेंस का चार्ज लगता है, और उनका कहना था कि उन्होंने भी एरोगेंस के चार्ज को नकारा, और उन्होंने कहा कि लोगों को आदत नहीं है एक महिला को इतनी दृढ़ता के साथ जवाब देते हुए सुनना और बातों को काटते हुए सुनना। इतना ज़्यादा डर आपके अगेंस्ट भी मैं देख रही हूँ, आपका जो विधानसभा क्षेत्र है गायघाट, वहाँ से ये डर क्यों है, और एक बोल्ड महिला को क्यों नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं लोग? देखिए, बोल्ड महिला को क्यों नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं, वो ये इसका जवाब तो वही दे पाएंगे। लेकिन मेरा एक चीज़ हमेशा मानना रहा है कि महिलाओं को अपनी बात रखने के लिए उनको डबल अपनी शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ता है, अपनी बातों को और मजबूती से रखने के लिए, ताकि उनको भी सुना जाए। लेकिन एनडीए के सरकार में महिलाओं को वो प्लेटफॉर्म मिला है। और जैसा मैं कहती हूँ, महिलाएं चूड़ियाँ ज़रूर पहनती हैं, लेकिन उनकी कलाई भी कोई कोमल नहीं होती, उनकी कलाई में बहुत शक्ति होती है। लेकिन फिर भी मैं हमेशा कहूँगी, मैं उस कार्यकर्ता सम्मेलन में भी अपने समर्थकों को कह रही थी कि मैं आज भी कहती हूँ और हमेशा कहती रहूँगी कि लाठी कमज़ोर व्यक्ति उठाते हैं, शब्दों में ताकत होनी चाहिए, और जिनके शब्दों में ताकत होती है उनको कभी हार नहीं होता। कोमल, आपके साथ एक और आइडेंटिटी जुड़ती है, एक प्रिविलेज्ड बच्चा होने की आइडेंटिटी, कि आप बिहार से हैं, महिला हैं, लेकिन आप एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हैं। लेकिन मैं आपका संदर्भ जानना चाहती हूँ कि बिहार से होना, एक महिला होना और एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड से होना कितना चुनौतीपूर्ण होता है? देखिए, मैं ये कहूँगी कि बिहार में ही नहीं, बिहार में भी और देश में भी महिलाओं को अच्छा प्लेटफॉर्म, जब से हमारी एनडीए की सरकार आई है, हमारे मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी बने हैं, या देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तब से एक अच्छा प्लेटफॉर्म, चाहे चिराग भैया ही, वो भी हमेशा MY समीकरण की बात करते हैं, महिला और युवा की बात करते हैं। तो एक युवा हूँ, महिला हूँ, शिक्षित हूँ, हमेशा चाहती थी कि लोगों के लिए कुछ करूँ, क्योंकि मेरे माता पिता राजनीति से जुड़े हुए हैं। 25 साल से वो मुजफ्फरपुर ज़िला में रहकर लोगों की, इस पूरे ज़िला, हर जाति हर धर्म के लोगों की इस ज़िला में सेवा करने का काम कर रहे हैं। और तभी इसी का प्रमाण है, हमारी कोई अपनी पार्टी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद मेरे माता पिता को शीर्ष नेतृत्व टिकट देने का काम करते हैं, और मेरे माता पिता को जनता जिता के 25 साल से अपने सेवा करने का मौका दे रही है। ये इस बात का प्रमाण है कि कहीं ना कहीं जनता की सेवा करने में उन्होंने सफल हासिल किया है। क्योंकि कोई भी नेता, कोई भी कैंडिडेट, कोई भी नेता अगर जनता की सेवा करने में अगर विफल होते हैं तो 5 साल, कोई सरकारी नौकरी तो है नहीं कि किसी को एक बार नौकरी लग गई और आजीवन रिटायरमेंट तक नौकरी रहेगी। ये राजनीति है, इसमें ये लोकतंत्र, इसमें हर 5 साल में चुनाव होता है। और अगर कोई नेता, अगर कोई व्यक्ति अच्छे से काम नहीं करते हैं तो 5 साल बाद जनता जवाब देती है, या तो शीर्ष नेतृत्व में देखिए, टिकट तो सर्वे होके मिलता है, सर्वे किया जाता है, वहाँ पे हर पार्टी अपना सर्वे कराती है, सर्वे के आधार पे जनता के मन चाहा कैंडिडेट को टिकट मिलता है। तो अगर पार्टी टिकट देती है मेरे माता पिता को, और जनता बार बार 25 साल से उनको जिताने का काम कर रही है, इसका मतलब है कि जनता उनके काम से खुश है। अगर जनता खुश नहीं होती तो 5 साल बाद तो चुनाव हार जाना चाहिए था किसी भी व्यक्ति को। तो मुझे ये मानना है कि जो कार्य, मैं तो चाहती हूँ कि मेरे माता पिता से कार्य को मैं आगे लेके जाऊँ, और उनसे भी ज़्यादा बढ़ चढ़ कर, क्योंकि युवा हूँ, महिला हूँ, तो मैं चाहती हूँ आज की युवा पीढ़ी हूँ तो अपने माता पिता से भी बढ़ चढ़ कर उनके आशीर्वाद के साथ मैं लोगों को काम करूँ और क्षेत्र का विकास करती रहूँ।
ये बात से मैं भी सहमत हूँ, क्योंकि एनडीए में जब भी किसी कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है तो वो पूरा सर्वे किया जाता है, और ये बात स्मृति ईरानी ने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि किस तरह से हर लेवल पे जो है वो स्क्रूटनी होती है और तब जाके कोई भी प्रत्याशी चुने जाते हैं। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए, और एक यूथ आइकॉन के रूप में आप आई हैं, और जैसा जैसा एनडीए का कहना है कि वो अब एक ऐसा सेट ऑफ पॉलिटिशियंस तैयार करना चाहती है जो आने वाले समय में भारत को बदले, और इसलिए वो युवाओं को मौका देना चाहती है। ऐसे में हो सकता है आपको मौका लगे, लेकिन आपके खिलाफ जो एक बात चलती है कि पैसे दे करके टिकट खरीदने की बात, इस चीज़ से कैसे जूझेंगी आप? देखिए, मैं इस चीज़ का बिल्कुल खंडन करती हूँ। मेरा ये मानना है कि आप जब भी किसी पे, मान लीजिए, मैं उन विरोधियों को, इन विपक्षियों को कहना चाहती हूँ जो ये कुछ चंद लोग होते हैं जो मेरा विरोध करते हैं और मेरे विरोध में उतने लिप्त हो जाते हैं मेरा विरोध करने के पीछे, कि वो भूल जाते हैं कि जब वो एक उंगली मेरी तरफ उठाते हैं, वो मेरे पे ये आरोप लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये आरोप वो शीर्ष नेतृत्व पे लगाते हैं जो हमारे देश का, हमारे बिहार का नेतृत्व करते हैं। मैं इन चीज़ों का खंडन करती हूँ। मेरा मानना है, और इसी सोच के साथ मैं गाय घाट के लोगों का सेवा कर रही हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि कोई भी शीर्ष नेतृत्व हो किसी पार्टी के, खासकर एनडीए के शीर्ष नेतृत्व का, मेरा मानना है कि वो बिल्कुल सर्वे कराते हैं, जनता से उनकी इच्छा पूछते हैं, जनता सर्वे के माध्यम से अपना जवाब देती है, और शीर्ष नेतृत्व एक व्यक्ति के योग्यता के अनुसार उनको टिकट देने का वो काम करते हैं। और मेरा मानना है, मैं गाय घाट की जनता का सेवा कर रही हूँ। मेरा मानना है कि अगर जनता को मैं पसंद हूँ और शीर्ष नेतृत्व में मेरे अंदर अगर योग्यता दिखेगी और जनता के बीच मेरी चाहत दिखेगी, तो वो मुझे टिकट देंगे, मुझे उम्मीदवार बनाएंगे। यही मेरा मानना है, बाकी उनकी डिसीजन होगी। ये तो तमाम सवाल हो गए जो अब एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि जो लोग ये आरोप लगाते हैं कि पैसे से और इन चीज़ों से, तो मैं इस पे ये बोलना चाहूँगी, अगर पैसे से राजनीति हो सकती थी तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं, अडानी और अंबानी होते। बड़ी बेबाकी से और बड़ी बखूबी आपने जितने भी अभी कंट्रोवर्सीज चल रही हैं और जितने भी न्यूज़ सोशल मीडिया और सारे मीडिया चैनल्स पे हैं, उनको आपने बड़े सटीक तरीके से सबको साध लिया है। अब एक सवाल एक यूथ के नज़रिए से, क्योंकि आप एक यूथ को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और बिहार के यूथ की, जैसा कि आपने भी अपने कई इंटरव्यूज़ में बताया कि जब आप बाहर जाती हैं तो बिहार की छवि जब देखती हैं, लेकिन आज जब आप सोशल मीडिया देखते हैं तो आपने अपने अंदर वो बिहारी एसेंस बचा के रखा है, और साथ ही साथ एक बहुत ही इम्प्रेसिव पॉलिटिशियंस भी बनकर उभर रही हैं पूरी बिहार की जनता और देश के सामने जो आपकी फिगर जा रही होगी। कैसे मेंटेन करती हैं ये बिहारी एसेंस की छवि और उसके बाद एक स्मार्ट पॉलिटिशियन की छवि? देखिए, मेरा एक ही चीज़ कहना है कि राजनीति करना, कोई भी व्यक्ति राजनीति करे या व्यापार करे, हम ये सब करने के साथ साथ हम जिस भी राज्य से आते हैं उस राज्य की उत्थान के लिए हमें अपना पूरा योगदान देना चाहिए। और रहा बात कि बिहारी एसेंस, एक बिहारी हूँ, मैं ये कह सकती हूँ कि आप बिहारी को बिहार से बाहर ले जा सकते हैं, लेकिन बिहारी के अंदर से बिहारी को बाहर नहीं निकाल सकते। हम सब बिहारी हैं, और हमारे अंदर, क्योंकि हम इसी धरती पे जन्म हुआ है, बिहार में जन्म हुआ है, तो ऑब्वियसली बिहारी तो बिहार की संस्कार, बिहार की जितनी चीज़ें हैं वो हमारे अंदर तो कूट कूट के रहेगी। और हम आपका जब सोशल मीडिया देखते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि जितने भी गांव देहात में अगर कोई एक्सीडेंट है या कोई सुदूर गांव में भी अगर कोई समस्या है तो उसको आप सुनती हैं। अभी हाल ही में हमने देखा कि एक गांव में किन्हीं दंपति के किसी बच्चे के हादसे में मृत्यु हो गई थी, और आप वहाँ जाकर के आप बिल्कुल भावुक भी हो गई थी। तो एक तरफ तो लोग कोमल का वो रौद्र रूप देखते हैं, लेकिन जब जो उनके फैंस हैं, जो उनको सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं, वो देखते हैं कि कितनी भावुक भी हैं कोमल। इसके ऊपर क्या कहें? क्योंकि हम सिर्फ कहने के लिए नहीं कहते हैं कि गाय घाट विधानसभा के हर घर में मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे चाचा चाची रहते हैं। हम दिल से मानते हैं, हम मानते हैं कि हर घर में मेरा परिवार है। इसीलिए जब मैं उनके बीच जाती हूँ और कभी कोई हादसा हो जाता है या कोई पीड़ित रहते हैं, और जब वहाँ की महिलाओं से या परिवार से मिलती हूँ, तो जब वो भावुक होते हैं तो मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं उनके दर्द को महसूस कर पाती हूँ। आज जो 25 तारीख को एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन दौरान जो ये घटना घटी, उसमें आप सब देखे होंगे कि हज़ारों के तादाद में महिलाएं आई थी, पुरुष भी थे। लेकिन हम जानते हैं कि पुरुष लोग अपने आप को संभाल लिए होंगे, लेकिन मुझे हमेशा एक फीलिंग मेरे दिमाग में उस दिन शाम में बस इस बात की चिंता ज़्यादा थी कि जो 15,000 महिलाएं जिनको मेरे कहने पे, मेरे बुलाने पे, वो जो दीदी, माताएं, बहनें वहाँ पे आई हुई थी, वो सुरक्षित घर पहुँची कि नहीं पहुँची। इसीलिए मैं अगले दिन
पूरे हर गाय घाट की लगभग ऑलमोस्ट सभी पंचायतों में जाके उन बहनों से, उन दीदियों से, माताओं से मैं मिली और उनका कुशल क्षेम भी जानी कि आप लोग जो आए थे, आप लोग कुछ अच्छे से अपने घर पहुंच गए, कोई किसी को चोट या कोई नुकसान तो नहीं हुआ। क्योंकि मैं इमोशनल हूँ, सही बात है, महिलाएं इमोशनल होती हैं, तो इमोशनली भी लोगों से बहुत कनेक्ट करती हूँ क्षेत्र में। इन तमाम बातों के बाद कोमल, अगर आपको टिकट मिल जाता है इन सारी कंट्रोवर्सी से परे, तो जो चुनाव का समय आएगा वो बिल्कुल हमारे बिहार का जो छठ और दीपावली ये सब का समय है वो त्योहारों का समय रहेगा। कैसे मैनेज करेंगी दोनों तैयारियां? क्या मैनेज करना है? हर घर में, हर अभी बोला आपको कि गाय घाट के हर घर में मेरा परिवार है। क्षेत्र में घूमते घूमते उनके साथ ही दिवाली मनाऊंगी, उनके साथ ही छठ मनाऊंगी, त्यौहार भी उनके साथ मनाऊंगी और चुनाव में भी घूमूंगी, दोनों काम होगा। एक जाते जाते एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगी कि एक यूथ आइकॉन, एक यूथ पॉलिटिशियन बिहार को रिप्रेजेंट करने के नाते आप यूथ्स को क्या संदेश देना चाहेंगे? यही संदेश देना चाहूँगी युवा साथियों को कि एनडीए की सरकार हमारी रोजगार के ऊपर काम कर रही है, अच्छी उच्च शिक्षा के ऊपर काम कर रही है। हम यही चाहेंगे कि हम बिहारियों को सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करना है कि हमें हमारा हथियार कलम को बनाना है, अच्छी शिक्षा प्राप्त करना है, रोजगार के ऊपर जो सरकार हमारे रोजगार के ऊपर काम कर रही है, नौकरी करना है। और हमेशा हर चीज़ का कहते हैं ना, माता रानी, ये नवरात्रा का समय चल रहा है, अंधकार पे अंधकार की हार होती है और अधर्म पे धर्म की जीत होती है। हर लड़ाई, हर युवा साथियों से कहना चाहूँगी कि आपको जीवन की जितनी भी लड़ाई होंगी उस लड़ाई को कलम से लड़ने का काम करेगा कि लेकिन क्योंकि जो शक्ति आपके कलम में होगी वो शक्ति किसी चीज़ में नहीं हो सकती है। आपने इतनी सारी बातें कही, एक सवाल का लोभ और मेरे मन में आ गया है, वो पूछ ही लेती हूँ क्योंकि आपने अपने जो आपका फेसबुक प्रोफाइल है उसमें आपने मोदी जी के साथ अपनी तस्वीर लगा के रखी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नवरात्र का फास्ट रखते हैं और आपने भी अभी नवरात्र का फास्टिंग रखा हुआ है। ये चीज़ क्या मैसेज देती है यूथ? यही मैसेज देती है कि हम लोग को शिक्षा के पूरा ध्यान रखना है, फोकस रखना है, लेकिन उसके साथ साथ अपने कल्चर, अपनी संस्कृति को भी हमें अपने साथ लेके चलना है, ताकि हमसे जो छोटे भाई बहन हैं, हमारे छोटे छोटे भाई बहन होंगे, जो हमारे बाद की पीढ़ी होगी, वो भी हमारे देश की, हमारे बिहार की कल्चर को हमेशा आगे लेके जाए। जो हमारे पूर्वजों ने कल्चर को हमारे जिस तरीके से हमारे पूर्वजों ने हमारी कल्चर का, हमारी संस्कृति का मान सम्मान रखा है, हमें भी शिक्षित होने के साथ साथ, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ, देश दुनिया घूमने के साथ साथ आज की युवा पीढ़ी को भी उस कल्चर को, संस्कृति को आगे लेके बढ़ना चाहिए और बढ़ना हमें बिल्कुल चाहिए। इन तमाम बातों के लिए कोमल बहुत बहुत धन्यवाद। और लोभ तो बहुत है आपसे घंटों बातें करने का क्योंकि आप इतनी इम्प्रेसिव पर्सनालिटी हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए हम अभी बात को यहीं पर देंगे विराम और आपसे दोबारा मिलने का वादा लेते हुए आज के साक्षात्कार को यहीं पर रोकते हैं क्योंकि आपके व्यस्तम समय में आपने हमें इतना जो बहुमूल्य समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। और मुझे जितने भी आपके चैनल के माध्यम से लोग देख रहे हैं उनको मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करती हूँ। तो ये थी कोमल सिंह, गायघाट से जो संभावित प्रत्याशी हैं और इन्होंने बड़े खुल करके अपनी सारी बातें आप सबके सामने रखी। आप प्लीज़ हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा और प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इसी तरह से हम आपको लगातार अपडेट्स देते रहेंगे। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद।